पैरामेडिकल के इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आज की क्लास काफ़ी खास होने वाले हैं। इस क्लास में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो कि आपके पैरामेडिकल में काफ़ी पूछा जा चुका है बहुत बार, एवं उस प्रकार के क्वेश्चन भी इसमें सेलेक्टेड लिए हैं कि जो कि जिस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है, कहता अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई। तो जी हाँ फ्रेंड्स, किसकी जो है कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। तो किसका हो गया था, ऑप्शन देख लेते हैं। जफर खान का, नुसरत खान का, अल्प खान का या उलुगु खान का, किसका मृत्यु हो गया था। तो लड़ते समय तो जो मृत्यु हो गया था वो जफर खान जी का मृत्यु, जफर खान का मृत्यु हो गया था। किसके विरुद्ध लड़ रहा था, तो मंगोलों के विरुद्ध लड़ रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति थे। किसके सेनापति थे जफर खान, तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे और लड़ रहे थे किसके विरुद्ध, तो मंगोलों के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे बड़ा हिमनद पूछा जा रहा है, कंचनजंगा या रुंगनू या गंगोत्री या केदारनाथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जो है किसमें पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, रुंगनू। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो रुंगनू सबसे बड़ा हिमनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मर्मगांव पतन स्थित है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मर्मगांव पतन कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, गोवा में स्थित है या केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में मर्मगांव पतन स्थित है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मर्मगांव पतन जो स्थित है ये गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है किसी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर मर्मगांव पतन स्थित है, गोवा में स्थित है मर्मगांव पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। जी हाँ फ्रेंड्स, मत्स्य उद्योग जो है भारत में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। तो कौन, तो देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। गहरे समुद्र में या तट में, सांस्कृतिक अंतर स्थलीय में या प्राकृतिक अंतर स्थलीय में। कहा था भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मत्स्य उद्योग किसमें है, तो अपतट में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपतट में जो है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है, कहाँ, तो अपतट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो देखिए जो हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध किस प्रकार से लड़ा गया, पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था, चौसा का लड़ा गया था, सरहिंद कन्नौज कन्नौज या सरहिंद का लड़ा गया था, या देवरा कन्नौज चौसा सरहिंद का लड़ा गया था, या सरहिंद देवरा चौसा कन्नौज का लड़ा गया था, या देवरा चौसा कन्नौज सरहिंद का लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो है हुमायूं द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था, सबसे पहले लड़ा गया था देवरा का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद जो है कि चौसा का युद्ध, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद सरहंद का युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद बात करते हैं इसके ईस्वी अनुसार इसमें जो है कि क्रमबद्ध किया गया। तो देवरा का युद्ध कब हुआ था, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए देवरा का युद्ध लड़ा गया था, तो देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1500 जो है कि 32 ईस्वी में देवरा का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद बात कर लेते हैं चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। और उसके बाद देख लेते हैं कन्नौज, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद बच गया सरहिंद, सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इस प्रकार से जो है कि क्रमबद्ध तरीके से इसको सजाया गया है। तो आप लोग युद्ध को भी, इस डेट को भी अच्छे से याद रखिएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का था, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार में जो है कि पहली बार जो चीनी मिल किस जिले में स्थापित किया गया था, कहाँ पर, तो देखिए मढ़ौरा में स्थापित किया गया था, या बेतिया में स्थापित किया था, मोतिहारी में या पटना में। तो कहाँ पर चीनी मिल सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स जो कि चीनी मिल जो है सबसे पहले बिहार में स्थापित किया गया था, तो वो मोतिहारी में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो मोतिहारी में स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मोतिहारी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, नदी से एक प्रश्न पक्का रहता है, तो आने की 5 मार्क्स का आपका एक प्रश्न पक्का रहता है। तो नदी से आप लोग अच्छे से प्रश्न को करिए। देखिए कहता निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती हैं, गंडक मिलती हैं, सोन मिलती हैं, घाघरा मिलती हैं, पुनपुन नदी मिलती हैं। तो कौन सी नदी मिलती हैं, देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी नदी मिलती हैं। देखिए इसका जो है कि इसमें पूछा जा रहा कौन कौन सी, तो इसमें जो है कि गंडक, सोन, घाघरा एवं पुनपुन ये सभी नदी जो हैं किस में मिलती हैं, तो बिहार में गंगा से मिलती हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं इसका सही आंसर।
इसका सही आंसर किस प्रकार से हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए 2, 3 एवं 4 चारों सही हैं। कौन-कौन से? गंडक, सोन, घाघरा एवं पुनपुन, ये चारों नदी जो है कि बिहार में गंगा से मिलती हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा इस सभी प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? जी हाँ फ्रेंड्स, शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी ए स्मिथ या जे एन सरकार या ए एल श्रीवास्तव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कहता है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी ए स्मिथ। क्या हो जाएगा? बी ए स्मिथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। देखिए लोकसभा का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। क्या वैध मतों का 1/3 या वैध मतों का 1/4 या वैध मतों का 1/5 या उपयुक्त में से कोई नहीं? कितने जो है कि उसे वैध मतों का कितना प्रतिशत नहीं मिलने पर वो जो है कि अपनी जमानत खो देता है? तो इस क्वेश्चन का ये आंसर पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें जो इसका पूछा जा रहा है तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्या इसमें से कोई नहीं हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद। इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति या संसद के प्रति? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखिए मंत्रिपरिषद जो है कि संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। जी हाँ फ्रेंड्स, स्थानों का आवंटन आधारित है 1951 की जनगणना पर या 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, 1981 की जनगणना पर। तो किसके अनुसार जो है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? किस जनगणना के अनुसार? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो ये जो है 1971 की जनगणना के आधार पर आवंटन आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। अगर किसी भी राज्य का जो है कि विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहेगा तो वो जो है कि त्याग पत्र किसे देगा? तो मुख्यमंत्री को देगा, राज्यपाल को देगा, उपाध्यक्ष को देगा या भारत के राष्ट्रपति को देगा? तो ये किसको जो है कि देगा? जैसे भारत के राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देता है तो त्याग देता है तो किसको देता है अपना त्याग पत्र? तो उपराष्ट्रपति को देता है। उसी प्रकार से इसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? जो उपाध्यक्ष को देना पड़ेगा। उसे किसे देना पड़ेगा? तो उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है कि सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। किसे देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे वीवीआई कर लीजिए। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा चुका है। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है, उपराष्ट्रपति को या उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है? उपयुक्त में से किसी को भी नहीं प्राप्त है। तो देखिए राज्यसभा को भंग करने का अधिकार जो है कि किसी को प्राप्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए अगर कर लेते हैं लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास था? लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा को भंग करने का अधिकार नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वीवीआई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता पंचवर्षीय योजनाओं के मसूदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत प्रदान करता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कौन स्वीकृत प्रदान करता है? राष्ट्रपति करता है, योजना आयोग करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है या उपयुक्त में से कोई नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है पंचवर्षीय योजनाओं के मसूदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत प्रदान करता है? तो कौन करता है? तो स्वीकृत प्रदान तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। इस क्वेश्चन का जो है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की। जी हाँ, स्वतंत्रता के बाद पूछा जा रहा है कि भारत ने सर्वाधिक प्रगति की किसमें, तो इसका ऑप्शन आपको दिखा दे रहे हैं किसमें प्रगति की। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको बता दिए। उसके बाद देखिए चावल के उत्पादन में प्रगति की, दालों के उत्पादन में, पटसन के उत्पादन में या गेहूं के उत्पादन में। तो किसमें जो है कि प्रगति की है, तो ये गेहूं के उत्पादन में प्रगति की है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी वीवीआई कर लीजिए, इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है भूमि कर, कृषि आयकर, आयात शुल्क या बिक्री कर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो है कि सही आंसर हो जाएगा बिक्री कर। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो बिक्री कर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिक्री कर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, नमक सत्याग्रह देखिए काफ़ी संभावना 99% जो है कि संभावना रहता है कि जो है कि महात्मा गांधी से रिलेटेड इससे एक प्रश्न फिक्स ही रहता है। तो आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को भी कवर कीजिए। देखिए नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। देखिए 1930 में प्रारंभ हुआ था, 1932 में प्रारंभ हुआ था, 1928 में या 1931 में, किस सन में प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, देखिए फ्रेंड्स तो इसका आंसर कीजिए। तो इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। तो 1930 ईस्वी में प्रारंभ। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एपेक का पूर्ण रूप है। जी हाँ फ्रेंड्स, फुल फॉर्म से तो एक प्रश्न 100% ही रहता है, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। एक प्रश्न फिक्स रहता है फुल फॉर्म से। तो आप लोग फुल फॉर्म को अच्छे से कवर कीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कहता है एपेक का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए इसका जो है कि सही आंसर क्या हो जाएगा, एपेक का इसमें पूर्ण फॉर्म पूछा जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को कवर कीजिए। एपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो है कि फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अच्छे से आप लोग याद रखिए, फुल फॉर्म से एक प्रश्न फिक्स ही रहता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी वीवीआई कर लीजिए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे, ईंटों का बना था, पत्थर का या लकड़ी का या मिट्टी का, किसका बना हुआ था। तो फ्रेंड्स ये जो है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था, तो ये लकड़ी का बना था। उस समय जो है कि लकड़ी का ही महल बनता था। तो किसका बना था, तो सॉरी फ्रेंड्स इसका जो है लकड़ी का बना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किसका बना था, तो लकड़ी का बना था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता ह्वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। जी हाँ, जिस समय ह्वेन सांग की ह्वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा नगर था, और देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी था, मथुरा था, पाटलिपुत्र था या कौंची था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो वाराणसी था। क्या था, वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर जो है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि सुधार डैश विषयों के अंतर्गत है। तो भूमि सुधार संघ सूची के अंतर्गत संवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। देखिए सूची से एक प्रश्न फिक्स रहा था। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते होंगे तो आपको इसमें मिल गया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे प्रश्न पूछा जा चुका है सूची से अनुसार। तो संभावना ज़्यादा है कि इसमें प्रश्न आएगा ही आएगा। तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। देखिए इसका सही आंसर क्या जाएगा, भूमि सुधार देश के विषयों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर जो है कि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, तो राज्य सूची के अंतर्गत। देखिए शिक्षा अगर आपसे पूछ लिया जाएगा शिक्षा किसके अंतर्गत आते हैं, तो शिक्षा जो है कि किसके किस सूची का, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है भारतीय मुद्रा छापी जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय मुद्रा छापी जाती है, किसके द्वारा छापी जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में छापी जाते हैं, या वित्त मंत्रालय में, या संसद में छापे जाते हैं, या नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाते हैं। तो भारतीय मुद्रा छापी जाती है, कहाँ छापी जाती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या नासिक प्रिंटिंग प्रेस में जो है कि भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था। तो जी हाँ फ्रेंड्स, पहला जो है कि पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था, तो कहाँ प्रारंभ हुआ था,
पाइकरा में हुआ था या कोयना में हुआ था या भाखड़ा नांगल में या शिव समुद्रम में हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या देगा, तो ये शिव समुद्रम में प्रारंभ होता। कहाँ, तो शिव समुद्रम में। इसका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, शिव समुद्रम। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है दुर्लभ दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो कि वहन करने में बहुत कठिन है, या कमाने में बहुत कठिन है, या विकसित देशों का है, या विकासशील देशों का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, कहा जा रहा है दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है, उस मुद्रा से है जो। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो है कि सही आंसर हो जाएगा वो है विकसित देशों से। क्या हो जाएगा, विकसित देशों का। तो ऑप्शन नंबर जो है किसी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। ठीक है फ्रेंड, जो विकसित देशों का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो क्या थे, असैनिक सेवक थे, वैज्ञानिक थे, या सामाजिक कार्यकर्ता थे, या मिलिट्री कमांडर थे। तो क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक क्या थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो एक असैनिक सेवक थे। तो इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक असैनिक सेवक थे। क्या थे, असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भगत सिंह, देखिए इससे भी प्रश्न आ गया है, इसको भी आप लोग वीवीआई कर लीजिए, इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई, मार्च कब दी गई थी, तो इनको फांसी जो है कि कब दी गई थी, इसका जो है कि आंसर इसमें पूछा जा रहा है। तो 1911 ईस्वी में दी गई थी, या 1921 ईस्वी में, या 1931 में, या 1941 ईस्वी में इनको फांसी दी गई। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका इनको जो है कि फांसी दी गई थी 1931 ईस्वी में। कब, तो 1931 ईस्वी में इनको फांसी दी गई थी। तो इसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कब फांसी दी गई थी, तो 1931 ईस्वी में इन तीनों को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, लंदन में जो है कि जनरल डायर को किसने गोली मारी थी, पीसी पाल ने मारी थी, बीसी पाल ने मारी थी, या खुदीराम बोस ने मारी थी, या मदन लाल ने मारी थी, या उधम सिंह ने। तो किसने गोली मारी थी लंदन में जनरल डायर को। देखिए इससे तो प्रश्न बन सकता है कि जनरल डायर को गोली किसने मारी थी, वो भी प्रश्न बन सकता है, एवं जनरल डायर को कहाँ पर गोली मारी थी, तो लंदन में गोली मारी थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो कि उधम सिंह। उधम सिंह ने जो है कि जनरल डायर को लंदन में गोली मारी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता स्वराज पार्टी का गठन देश की असफलता के बाद हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, देश की असफलता के बाद हुआ स्वराज पार्टी का गठन। देखिए असहयोग आंदोलन के बाद हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, या सिविल नाम फार्मी आंदोलन के बाद हुआ, या स्वदेशी आंदोलन के बाद हुआ। तो स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन के बाद किस पार्टी का गठन हुआ, तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि असहयोग आंदोलन के बाद किस पार्टी का गठन हुआ, तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नबार्ड उधार देता है। जी हाँ फ्रेंड्स, नबार्ड उधार देता है किसे, कृषि के व्यक्ति को, कृषि के व्यष्टि को, ग्रामीण विकास के संस्थाओं को, या कृषि एवं ग्रामीण विकास के संस्थाओं, कृषि के लिए स्वराज सरकार को। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्लास का। तो देखिए WTO अस्तित्व में आया। जी हाँ फ्रेंड्स, कब अस्तित्व में आया, 1994 में आया, 1995 में, 1994 या 1997 में। तो WTO अस्तित्व में कब है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 में आया। तो क्या, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसा लगा, हमें लाइक एवं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।